नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ 2 बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। ओमकार चौधरी सर, ओसीएन नेटवर्क से अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। और डॉक्टर अविनाश सिंह को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पर लगातार बने रहे हैं यूपी इलेक्शंस के टाइम पर। और बाकी आप लोग सब जब सभी जानते हैं, हम लोग इस आज का जो नमस्कार टॉपिक है। आपके सभी नमस्कार दर्शकों को। जी, अविनाश जी। आज का जो टॉपिक है वो है डिप्टी सीएम की कुर्सी का खेल, क्योंकि हम सभी जानते थे योगी जी बनेंगे, उनके बनने में कोई डाउट ही नहीं था। बट जो खेल हुआ था वो है डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए। 4 डिप्टी सीएम है, 3 डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है। रात को कल जब लिस्ट आई तो समझ में आया कि सिर्फ 2 डिप्टी सीएम है। ओमकार सर, आपसे शुरू करेंगे कि ये 4 प्रोबेबल कैंडिडेट्स क्या थे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या थी इनको लाने के पीछे, और फाइनली जिन 2 लोगों को चुना गया। देखिए, दिनेश शर्मा को जो बाहर किया गया है, तो उनकी जगह जो पाठक जी लेकर के आए गए हैं, तो उसकी वजह सीधे तौर पर ये देखी जा रही है कि योगी सरकार का जो पहला संस्करण था उसमें जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर ही इस बार चेहरे तय किए गए हैं। और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है उनको नमस्कार किया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मेरे लिए कुछ चौंकाने वाली चीजें जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोविड काल एक तो केंद्र में डॉक्टर हर्षवर्धन को ले डूबा था, वो बाहर गए थे। और उत्तर प्रदेश में भी जो हेल्थ मिनिस्टर थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो भी बाहर गए हैं। क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ भी पॉजिटिव हो गए थे, और जैसे ही ठीक हुए थे तो उनको हर जिले में जाकर के, हर प्रदेश के हर हिस्से में जाकर के चीजों को संभालना पड़ा था। क्यों संभालना पड़ा था? जब एक मंत्री ऑलरेडी स्वास्थ्य महकमे को देख रहे थे, तो जरूर सिद्धार्थ नाथ सिंह इसके लिए जिम्मेदार माने गए होंगे कि उन्होंने ठीक तरीके से भूमिका नहीं निभाई है। दिनेश शर्मा ये तो अमित शाह की गुड बुक वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और याद करिए कि गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे उस समय, यानी 2017 से पहले। और इनको बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देते हुए। और दूसरा चेहरा मौर्य साहब थे, तो मौर्य भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और निसंदेह चुनाव जरूर सिराथू से हार गए, लेकिन उनकी जो एक कहना चाहिए कि फॉलोइंग है, इसके अलावा उनका जो योगदान रहा है पार्टी को मजबूत करने में। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मंत्रिमंडल अभी चुना गया है, ये 2014 और 2027 को ध्यान में रख करके चुना गया है। इसलिए चाहे आपके स्वामी प्रसाद मौर्य भागे हों छोड़ करके, पता नहीं क्यों भागे थे, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि उनका डिसीजन कितना गलत था। वो चाहे धर्म सिंह सैनी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आज जरूर सोच रहे होंगे कि उनका फैसला कितना गलत था। लेकिन वो एक, कहते हैं ना कि राजनीति में एक कुछ पर्दे के पीछे से चीजें रची जाती हैं और फिर उनको जमीन पर उतारने की कोशिश होती है, ये मैसेज देने के लिए कि जैसे योगी राज में पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक हड़कंप है, एक असुरक्षा का भाव है, तो वो चीजें तो जमीन पर उतर नहीं पाई। इस मंत्रिमंडल में जितने चेहरे चुने गए हैं, अगर हम देखें तो 36 जिलों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। हाँ, 44 जिले छूटे भी हैं, लेकिन ये राज्य इतना बड़ा है कि इसमें आप सारे जिलों को तो प्रतिनिधित्व दे ही नहीं सकते। आप मंत्रिमंडल का आकार कहाँ जाकर के बैठेगा? लेकिन मोटे तौर पर हम ये देखते हैं कि जब हम हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र, उनको अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो 7 ब्राह्मण हैं, 6 राजपूत हैं, 5 वैश्य हैं, 2 भूमिहार हैं, जिनमें अरविंद कुमार शर्मा भी हैं। उनको हालांकि ब्राह्मण मान लिया जाता है, लेकिन वो भूमिहार हैं।
इसके अलावा पंजाबी को भी लिया गया है, बलबीर औलख जो जट सिख पंजाबी हैं, बिलासपुर से जीत करके आए हैं, रामपुर जिले की। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई वर्ग के लोग हैं तो वो पिछड़ी जाति है। पिछड़ी जाति से भी 20 मंत्री बनाए गए हैं। जिन जाटों को लेकर के सो कॉल्ड लुटियन मीडिया में जाट लैंड कह करके चिल्लाया गया था, वहां से भी 3 जाट मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी है, केपी मलिक है, लक्ष्मी नारायण चौधरी है। और अगर इनको सरदार जी को भी जट सिख अगर जाट मान लिया जाए, बलबीर औलख को जो बिलासपुर से जीत करके आए हैं, तो 4 जाट मंत्री बना दिए गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि दिनेश शर्मा का बाहर जाना, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उनकी जगह पाठक को लाया गया है। बहुत ही सक्रिय हैं, उनका एक असर भी है। बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वहां भी रहते हुए इन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहज उपलब्ध होना, सार्वजनिक जीवन में मंत्री बनकर के अगर आप सहज उपलब्ध हैं और जो पार्टी की नीतियां रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाना और पार्टी के लिए जनाधार तैयार करना, ये सब चीजें देखी जाती हैं कि आपकी क्वालिटी ये है या नहीं है। जब हम ओवरऑल आकलन करते हैं दिनेश शर्मा का, तो जो अपेक्षाएं पार्टी नेतृत्व को उनसे रही होंगी वो फुलफिल नहीं कर पाए। और केशव मौर्य इसलिए बने रहे क्योंकि हारने के बावजूद उनकी उपयोगिता पार्टी ने समझी है 2024 के संदर्भ में भी, कि 2024 में भी वो बहुत सारी पिछड़ी जातियों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे और आगे बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इस मंत्रिमंडल में एक्चुअल में बहुत सारे संकेत हैं और ये संकेत शो करते हैं कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से जो इस्तीफा दिया है या आजम खां से जो इस्तीफा दिलवाया गया है, और ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि अब वो उत्तर प्रदेश में रह करके पाला खींच करके विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लड़ेंगे, और जो कमी बेसी रह गई है 2022 में, 2027 के लिए उसकी जमीन तैयार करेंगे कि एक अच्छी फाइट, बल्कि एक विनिंग फाइट बना सके वो 2027 के लिए। और 2014 और 2019 दोनों इलेक्शन में तमाम तरह के सामाजिक समीकरणों को साधने के बावजूद अगर समाजवादी पार्टी की 5 ही सीटें रही हैं, तो जरूर उनके दिमाग में ये बात होगी कि अभी फौरी तौर पर तो भले ही हम लोकसभा में 3 रह गए हैं आजम खां और अखिलेश के इस्तीफे के बाद, पर 2024 में हम अपनी लोकसभा में भी संख्या बढ़ाएं ताकि उसका फायदा 2027 में जाकर के इनको मिल सके। आगे जब आप दूसरे सवाल करेंगी तो फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। जी, अविनाश जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे जो सर ने अभी इलाबोरेट किया? देखिए, सर ने एकदम बहुत सही बातें की हैं। उन्होंने एक्चुअली सारी बातें कह दी हैं। मैं 2-3 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो दिनेश शर्मा जी थे, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रोएक्टिव कास्ट की अगर आप नुमाइंदगी करते हैं या उसके समीकरण में आप बैठते हैं, तो जिस उम्मीद के साथ इनको रखा गया, और देखिए इनके पास बढ़िया मंत्रालय था, एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, 2 साल लॉकडाउन में सारा कुछ बंद रहा, वहां पे भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए। और दूसरे साथ साथ जो ब्राह्मण समीकरण के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समीकरण में भी ये फिट नहीं बैठे और किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठे, संगठन के रूप में या विस्तार के रूप में। इनके दौरे भी अगर आप देख लें तो प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी एक बात होती है कि आप किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो समाज आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे अगर आप राजभरों को ही लेकर के चलिए, तो राजभरों में भाजपा के पास बहुत सारे राजभर नेता हैं। मंत्री अनिल राजभर रहे, हृदय नारायण राजभर को बनाया गया राज्यसभा, बहुत सारे राजभर नेता रहे, लेकिन जो एक्सेप्टेंस ओम प्रकाश राजभर की राजभरों के अंदर है वो इन नेताओं की नहीं है। उसके
उलट अगर देखा जाए तो जो पाठक जी थे, पाठक जी बहुत एक्टिवली काम किए, और एक बार जब ब्राह्मण नाराजगी की जब बात आई, उसमें जो कमेटी बनी, उसमें जो बहुत सारी चीजें हुई शिव प्रकाश शुक्ला जी को लेकर के, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई चीजों को चुनाव से पहले जोड़ने की। और जो बहुत सारे, एक सवाल था आपका कि बहुत सारे डिप्टी सीएम्स की बात चल रही थी, चूंकि ये तो चुनाव खत्म हो गया 22 का, अब फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का वो 2024 है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सारे लोग कहते हैं और ये सही भी है कि लोकसभा का जो रास्ता है, दिल्ली का जो रास्ता है, उत्तर प्रदेश से होके जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं यहाँ पे, और भाजपा के लिए यहाँ पे पोटेंशियल है और भाजपा उसको साबित करके दिखाई है। इसलिए आप पूरे मंत्रिमंडल में आप देखेंगी तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो जातियों का कॉम्बिनेशन है और क्षेत्रवार जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखिए अजित पाल त्यागी जी को बनाया गया, त्यागी जी भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। सूर्य प्रताप शाही जो पहले से भी मंत्री रहे हैं, वो भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। ए.के. शर्मा जी जो हैं गुजरात से आए, मोदी जी के बहुत करीबी रहे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनकी भूमिका को लेकर के भी बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चर्चा रही कि इनको क्या दिया जाएगा, उनको भी मंत्री बनाया गया। उसके बाद 8 ब्राह्मण चेहरों को मंत्री बनाया गया और 6 राजपूत चेहरों को मंत्री बनाया गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मल्लाह बिरादरी से, निषाद बिरादरी से भी लगभग 4 मंत्री बनाए गए। एक दूसरी बात कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में मतभेद थे, बहुत सारे लोग केशव प्रसाद मौर्य को नहीं चाहते थे। उसमें भी मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि कुछ इस तरीके के लोग थे पॉलिटिकली जो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो नहीं चाहते थे केशव प्रसाद मौर्य बने, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं ये डिच करेंगे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें थी उसमें, केशव प्रसाद मौर्य की भी बहुत बार गलती थी। आप पूरे चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी का एक भी ऐसा भाषण नहीं सुनेंगी जिसपे उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया था। तो जैसे पब्लिक है ना, टोटलिटी में देखती है भाजपा को, ये नहीं भाजपा को देखती है कि भाजपा का कोई लीडर कुछ बोले, कोई लीडर कुछ बोले, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। जब एक परिपाटी पे पार्टी चल रही है तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई राजनीति में इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको उसका नाम लेना पड़ता है बहुत बार ना चाहते हुए भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कि केशव प्रसाद मौर्य की जो स्वीकारता है, अगर आप पश्चिम में चले जाइए तो सैनी हो गए, फिर इधर आ जाइए कुशवाहा हो गए, शाक्य हो गए, मौर्य हो गए, जो एक ही बिरादरी है, इनके में बहुत ज्यादा है। और इनका जो लीडर है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो ये है कि कम से कम ये इन जातियों को बांध करके भाजपा के साथ रखने में कामयाब रहे। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश या किन्हीं समीकरणोंवश वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात थी। इसी तरह आप जैसे उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, और धामी बहुत नीट एंड क्लीन चेहरे के आदमी थे, लेकिन वो भी खाटिमा से चुनाव हार गए। तो खाटिमा से चुनाव हारने के बाद लोगों ने कहा कि इनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो पार्टी टोटलिटी में किसी चीज को देखती है कि वो कितना बेनिफिशियरी हो सकता है फ्यूचर में। जी सर, एक क्वेश्चन है, क्योंकि इनका नाम बहुत उछला है, बहुत ज्यादा उछला है, इनफैक्ट बेबी रानी मौर्य। ओमकार सर, आपसे शुरू करते हैं इनके लिए और ब्रजेश पाठक जी के लिए। इनफैक्ट मैं एक बहुत फानी बात बताऊंगी कि बीजेपी की लेटर हेड पे ना कल रात से 3-4 अलग अलग टाइप के डिप्टी सीएम्स के नेम्स रोटेट कर रहे थे पूरे सीक्रेटिव सर्कल्स में। और मेरे पास 2 अलग अलग लिस्ट आई डिप्टी सीएम के नाम से। एक में बेबी रानी मौर्य जी का भी नाम था, एक में ब्रजेश पाठक जी का भी नाम था। तो बहुत ही असमंजस वाली स्थिति थी कल रात से। देखिए, जब आप केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य की तुलना करते हैं तो उसमें केशव मौर्य कहीं भारी पड़ते हैं उन पर भी और बाकी लोगों पर भी। ये बात ठीक है अभी जो अविनाश जी ने कही है, बल्कि हम तो अभी पिछले हफ्ते जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये बात कह रहे थे कि इनको सिराथू की जनता ने जो इनाम दिया है वो इनके बड़बोलेपन की वजह से दिया है, इनके अहंकार की वजह से दिया है। और ये जो योगी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे येन केन प्रकारेण, इशारों इशारों में कि साहब विधायक तय करेंगे और ये होगा और वो होगा। भाई, जब घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कि हम योगी जी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रहे हैं, और ये साफ तौर पर कहा था मोदी जी ने भी और अमित शाह ने भी कि
2024 में अगर जीतना है तो 2022 में योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा। इससे स्पष्ट घोषणा तो कोई हो नहीं सकती है। इसके बावजूद अगर केशव प्रसाद मौर्य को ये गलतफहमी थी, और वो गलतफहमी भी मैं गैर वाजिब नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए वो अभद्रता थी एक तरीके से, और पार्टी अनुशासन को भंग करने वाली थी। उनको गलतफहमी तो इसलिए थी कि 2017 की जो जीत थी उत्तर प्रदेश की, उनको ये खुशफहमी रही है कि उनकी वजह से वो बहुमत मिला था, जबकि हकीकत ये है कि चाहे 2014 की विपुल जीत रही हो, 2017 की रही हो, 2019 की रही हो, या अब 2022 की रही हो, इसमें नरेंद्र मोदी नाम के प्राणी का कंट्रीब्यूशन सबसे हाई है, सबसे ज्यादा है। उनका जो चमत्कार है, उनकी जो आंधी है, वो लगातार जारी है, और उसका फायदा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, बाकी जगह भी मिल रहा है। उत्तराखंड में भी मिला है। उत्तराखंड में जहां हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में असमंजस की स्थिति थी कि पता नहीं वापसी करेगी कि नहीं करेगी, गोवा मणिपुर में आप देखिए फिर से सरकार आ गई। तो ये किसका करिश्मा था? लेकिन 2017 और 2022 के बीच में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर तक चली गई, जिस तरह हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक में उनको बुलाया गया, उनकी डिमांड रही, और अलग अलग राज्यों में भी उनको बुलाया गया, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस बार ब्रांड योगी भी एक बहुत तीव्र आंधी की तरह चला है। और जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनके भी हमने बयान देखे हैं, ऑन कैमरा देखे हैं, न केवल योगी को आशीष देते हुए बल्कि योगी जी के नाम पर वोट डालते हुए। तो ये योगी मोदी का जो करिश्मा है वो चला है। इस बार इनकी गलतफहमी सिराथू की जनता ने जरूर दूर कर दी होगी कि भाई तुम अपनी सीट नहीं जीत सकते, ये गलतफहमी मत पालो कि 2017 तुम्हारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आई थी और तुम्हें ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। ये गलतफहमी अब निकाल दो। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन जानती है संदेश और संकेत देना। इस बार ठीक तरीके से उनको संदेश और संकेत मिल गया है। थोड़ी अकड़ उनकी ढीली जरूर हुई होगी, और वो इस बात का उपकार मान रहे होंगे कि उनके हारने के बावजूद उनको फिर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। लेकिन वो ये भी जानते होंगे कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक्चुअल में बनाया क्यों गया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए थे, और बेबी रानी मौर्य उस तरीके से राजनीतिक कितना प्रभाव रखती हैं पूरे प्रदेश में और उस पूरे समुदाय में जहां से वो आती हैं, इसको लेकर के थोड़ा संदेह है अभी, उनकी सक्रियता को लेकर के, उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता को लेकर के। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को ही उन पर तरजीह दी गई है। जी अविनाश जी। जी सर, एक चीज मैं ओमकार सर क्लियर कर दूंगा। जो बेबी रानी मौर्य हैं वो बेसिकली जाटो समुदाय से आती हैं। जी हाँ, तो एक क्या है कि टाइटल बेसिकली और मौर्य लगाती हैं, और उनका प्रभाव संघ से उनकी नजदीकी ठीक ठाक है। और देखिए कि ये भी ऐसा, हालांकि भारत की राजनीति में पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन उनको राज्यपाल बनाया गया उत्तराखंड का, फिर राज्यपाल बनाने के बाद फिर उनको वापस बुलाया गया, चुनाव लड़वाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मुझे लगता नहीं है कि उनकी सक्रियता उनके क्षेत्र को छोड़ करके 2-4 जिले जो आसपास के हैं, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, छोड़ करके उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थी। नहीं तो अगर इस तरीके की कोई उपयोगिता होती तो उनको, मुझको लगता है कि उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता। एक चीज और मैं गायत्री जी बड़ा क्लियर कर दूं कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद है नहीं। एक्चुअली जो उप मुख्यमंत्री होता है वो लगता बहुत सुंदर है, होता वो एक्चुअल कैबिनेट मंत्री ही है। बस ये बता दिया जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद जो कैबिनेट मंत्री की जो लिस्टिंग है
एक तो उम्र की वजह से होती है कि जैसे भाई मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकली बहुत ज्यादा उम्र का है या बहुत लंबे समय से राजनीति करता है, तो कैबिनेट में उसी के सीक्वेंस में नाम लिखा जाता है कि भाई ये मुख्यमंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया। लेकिन जैसे ब्रजेश पाठक से बहुत सीनियर लोग हैं, तो उन सीनियर लोगों को ये मैसेज दे दिया जाता है कि ये जो मंत्री बना है कैबिनेट का, ये उप मुख्यमंत्री है और इसका जो ओहदा है वो थोड़ा आपसे ऊपर है। तो मुझको उप मुख्यमंत्री की उपयोगिता यही समझ में आती है, बाकी और कोई नहीं समझ में आती। और पब्लिक को देखने में और खुद उस व्यक्ति को के लिए अच्छा लगता है कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं प्रदेश का। अब देखिए, इस सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां आएंगी इस पूरे सर्कमस्टांसेस में। चुनौतियां क्या आएंगी कि अब डिलीवरेंस देना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर डिलीवरी नहीं आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार जनता रिपीट करती रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत रही है, आपने देखा होगा कि विधानसभा का चुनाव वो चाहे जैसे लड़ते हो, उनकी लीडरशिप जैसे लड़े, वो लोकसभा के चुनाव में किसी को बकसने के मूड में नहीं लड़ते हैं। वो अपना चुनाव बहुत मजबूती से लड़ते हैं। और इस पूरे समीकरण में आप देखेंगे तो उस सारे समीकरणों को साधा गया है। आप देखेंगे कि अगर आप देखिए यहाँ पे जसवंत सैनी को बनाया गया है राज्य मंत्री। उसके बाद एक गोंड है, संजीव गोंड, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। संजीव गोंड बेसिकली एसटी समुदाय से आते हैं। बाकी प्रदेश में तो एक दो जिले छोड़ करके सब जगह तो पिछड़ी में आते हैं लोग, लेकिन सोनभद्र और मिर्जापुर के साइड में ये लोग एसटी में आते हैं, तो वहां से इनको मंत्री बनाया गया है। तो एक देखा गया है कि उस समाज का भी प्रतिनिधित्व हो। नहीं तो आप बहुत लंबे समय तक देखेंगी तो शायद मुझे याद नहीं आता है, ओमकार सर को शायद याद हो कि किसी गोंड को मंत्री बनाया गया हो इस प्रदेश में। इसी तरह आप देखेंगे तो संजय निषाद तो मान लीजिए कि है ही, उनकी निषाद पार्टी तो है ही, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भी निषाद समुदाय से 3 मंत्री बनाए गए हैं, तो उनका भी एक ठीक ठाक प्रतिनिधित्व है। भाजपा इस चुनाव में ओम प्रकाश सर, मुझसे ओमकार सर सहमत भी होंगे, इस चुनाव में भाजपा से कुर्मी वोट खिसका है। आप अगर देखेंगी तो 50,000 कुर्मी वोटर हैं सिराथू सीट पे, कुर्मी वोट नहीं मिला इनको, बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब आप जीरो मानकर चलिए। और ये चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य। और भी जनता कुछ नाराज थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता से नाराज होने के बाद भी जनता वोट दे देती है। लेकिन कुछ तो कमियां इनके में रही होंगी, जो सर ने बताया उससे मैं सहमत हूं। बड़बोलापन नहीं होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत दुनिया भर की चीजों का जमाना है। आप कुछ बोलते हैं तो जनता उसको नोटिस करती है, और जब जवाब देना होता है जनता को तो जनता जवाब भी देती है। यही कारण रहा है कि अखिलेश यादव भी बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ एंटी इनकम्बेंसी बनाने के बाद भी चुनाव हार गए बुरी तरीके से प्रदेश में। क्योंकि वो जो जवान है पुलिस वाले या इस तरीके की बातें, चिलमजीवी और बुलडोजर बाबा, तो भाजपा के पास इतना कैडर है कि वो अपना पिच उसी में से बना लेती है। बुलडोजर बाबा कहा अखिलेश ने और भुनाया भाजपा ने। तो ये इस तरीके की चीजें जो हैं, इस तरीके की जो बातें हैं प्रदेश में, तो अब डिलीवरेंस पे आएगी बात कि ये लोग डिलीवर कितना बढ़िया करते हैं। और 2024 तक केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ सहित जितने भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए गए, किसी को बकसने के मूड में नहीं होगी कि आप लोग आराम करिए और ठीक है आराम से काम करिए जैसे करते रहे। इन लोगों को डिलीवरेंस को और तेज करना होगा। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे जिसपे योगी आदित्यनाथ जी चुन करके आए हैं, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसको बरकरार रखना भी इनके लिए चुनौती होगा, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है। अविनाश जी, सर डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी साइड पे कुछ इंटरनेट का इशू है और शायद उनका भी लाइव अभी स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट में। कुछ मिनिस्टर्स को लेकर ना बहुत बवाल रहा है अविनाश जी, आप और मैं तो इस पर लंबे टाइम तक जुड़े रहे हैं। एक ब्रजेश पाठक जी हैं, ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाने की बहुत, मतलब कल रात को 12 बजे तक जो मेरे पास मैसेज आया, अगर मैं व्हाट्सएप में आपको भेजूंगी तो आप हंसेंगे, 2 से 3 लिस्ट घूम रही थी। कैबिनेट मिनिस्टर सेम थे, पर जो डिप्टी सीएम वाली पोस्ट थी ना, उसमें अलग अलग पेपर, अलग अलग लेटर हेड पर बीजेपी के अलग अलग नाम थे। सो आई डोंट नो, जानबूझकर आईटी सेल को ये दिया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट यस, ब्रजेश पाठक जी का नाम बहुत देखिए क्या होता है कि जो ये मंत्री और नेता होते हैं, इनके जो शुभचिंतक होते हैं, ये लोग दिन भर एडिट करना तो बहुत आसान हो गया है, दिन भर लिस्ट एडिट करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फोकसिंग क्या है,
आप पूछेंगे किसी से कि विजय लक्ष्मी गौतम कौन है, तो नहीं बता पाएगा, वो भी मंत्री बनी है। 52वें नंबर पे आप जाकर के देखेंगे तो राज्य मंत्री हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। लेकिन आप पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ कौन है, ब्रजेश पाठक कौन है, केशव प्रसाद मौर्य कौन है, दिनेश शर्मा कौन है, श्रीकांत शर्मा कौन है, तो सब जानते हैं इनको। तो एक तो ये बात थी कि बाकी लिस्ट छोड़ो, उप मुख्यमंत्री की बात चलाओ। हालांकि भाजपा में यह गलत नहीं था कि भाजपा में अंदर खाने ये बात चल रही थी कि एक ब्राह्मण चेहरा, एक पिछड़ा चेहरा और एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन पावर सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के मूड में नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी, ऐसी खबर थी अंदर से। और वो कहते थे कि देखिए जो चीजें जैसे चल रही थी मंत्रालय में टॉप की लीडरशिप है उसको वैसे चलाते रहिए, और इनके संबंध भी ब्रजेश पाठक जी के संबंध भी योगी आदित्यनाथ जी से बहुत अच्छे हैं। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं तो बहुत ठीक ठाक संबंध है इनसे, तो इनको कोई आपत्ति भी नहीं थी। और वो कहीं ना कहीं इनसे बड़े चेहरे थे, जो दिनेश शर्मा जी थे इनसे बड़े चेहरे थे, पॉपुलर थे या इनसे युवा थे, और कनेक्ट रखने की जो उनकी क्षमता है वो भी बहुत अच्छी थी, और डिलीवरेंस भी ठीक ठाक था। तो ये हुआ कि चलिए ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि भाजपा में एक और चीजें आई थी कि 15 से 20% ऐसे ब्राह्मण लोग हैं ग्रामीण स्तर में जो इनको ब्राह्मण मानते ही नहीं थे, दिनेश शर्मा को। रीजन उसके पास था कि जो इनकी टाइटल थी उससे ब्राह्मण नहीं लगते थे। बहुत लोगों को फनी लग सकता है, लेकिन चूंकि पूर्वांचल के बड़े भूभाग में शर्मा टाइटल नहीं लगाई जाती, इवन आप उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट में शर्मा नहीं लगाया जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का एक कॉमन सरनेम है शर्मा, जो शर्मा लोग लिखते हैं। तो एक वो भी फैक्टर था इसमें, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर ये था कि इनकी डिलीवरेंस और खुद भी अपने समाज के लोगों से कनेक्टिविटी नहीं थी, और कोई काम के लिए जाता था तो बहुत सारी शिकायतें थी, काम करते नहीं थे, यस कह लेते थे, तो इस तरीके की चीजें थी और लोग जुड़ नहीं पाते थे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य से मौर्य समाज के लोग जुड़ा हुआ महसूस करते थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समाज के लोगों की जब उनके पास जाते थे तो सुनते थे, क्योंकि देखिए समाज की एक सच्चाई भी है ना, उसको लगता है कि यार मेरे समाज के कम से कम मेरा काम नहीं करेंगे तो मेरा बुरा नहीं करेंगे, इस तरीके की भावना होती है। अब वो गलत है या सही है वो एक अलग मैटर है। तो वो कनेक्ट नहीं कर पाए, और एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसा मंत्रालय उनके पास था और उसको डिलीवर नहीं कर पाए, और डिलीवर अगर वहां पे भी करते वो तो हो सकता था कि इनको उप मुख्यमंत्री ना बनाया जाता, लेकिन इनको कैबिनेट मंत्री निश्चित बनाया जाता। कुछ नाम को लेके बड़ी हलचल थी सोशल मीडिया में भी और वैसे भी। एक नाम जी है जी जिसमें से स्वतंत्र देव सिंह। जी जी। देखिए स्वतंत्र देव सिंह जो है वो कुर्मी बिरादरी के नेता हैं और बुंदेलखंड से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह पटेल नाम है उनका। स्वतंत्र देव सिंह आप अगर देखेंगे या आपका कोई भी व्यूअर जो इस समय सुन रहा होगा, अगर वो 2014 के चुनाव को फॉलो किए होंगे, उसमें एक चीज आप देखेंगे तो स्वतंत्र देव सिंह रैलियों के प्रभारी हुआ करते थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के, और हर रैली में एक कुर्सी लेकर के वो बैठते थे मंच पे। तो सब लोग पूछते थे कि ये कौन आदमी है जो मोदी जी के हर रैली में दिखाई देता है। बड़ा कौतूहल का विषय हुआ करता था क्योंकि उस समय तक केशव प्रसाद मौर्य सीन में नहीं थे, योगी आदित्यनाथ सीन में नहीं थे, बहुत सारे लोग सीन में नहीं थे प्रदेश में। उस समय सीन में अगर कोई था तो एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, क्योंकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरे सीन में उस समय थे क्योंकि प्रदेश प्रभारी थे माननीय अमित शाह जी। और तीसरा जो चेहरा था जो सब लोग हर मंच पे देखते थे वो थे स्वतंत्र देव सिंह। उसका इनाम स्वतंत्र देव सिंह को मिला, और स्वतंत्र देव सिंह को संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली, और उसके बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीच में मंत्री भी इनको बनाया गया था, 2017 में भी मंत्री बनाया गया था स्वतंत्र देव सिंह को। फिर मंत्रालय छोड़ करके परिवहन मंत्री थे, मंत्रालय छोड़ करके फिर इनको संगठन में लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और इनके नेतृत्व में इस बार का चुनाव लड़ा गया। तो बेसिकली दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी इसमें कि स्वतंत्र देव सिंह ने खामोशी से बड़ी मेहनत करी संगठन को बनाने में, संगठन को चलाने में, और उसका प्रभाव दिखा, और इनको मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री से इनको फिर नवाजा गया इस चीज को लेकर के।
क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और मुझको लगता है कि लोकसभा चुनाव में किसी ब्राह्मण चेहरे को उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। और एक चीज मैं और आपको बता दूं तो एक नाम और सरप्राइजिंग था जो लोगों की सोच में नहीं था शुरू से ही, दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह के हस्बैंड। स्वाति सिंह के हस्बैंड को टिकट दिया गया बलिया से, क्योंकि नेटिव उनका बलिया है। पहले सरोजिनी नगर की बात चल रही थी, सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह ब्यूरोक्रेट्स चुनाव लड़े। उसके बाद ये हुआ कि इनकी उपयोगिता क्या थी पार्टी में। दयाशंकर सिंह ने पार्टी में बहुत छोटे लेवल से संघर्ष किया है, बहुत। और फिर इनको स्वाति सिंह इनकी पत्नी है, उनसे अनबन चलती है, इनको फिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया, बहुत सारे मंत्रालय दिए गए। फिर उनका टिकट कटा, फिर इनको बनाया गया, इनको फिर पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर ज्वाइनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। बहुत लंबी, मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब तक दयाशंकर सिंह और श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भाजपा के लिए बहुत मेहनत किया। इतना मेहनत की आप पूछिए मत। और इन लोगों ने दूसरे पार्टी के नेताओं का, प्रभावशाली नेताओं को बिना किसी शोर शराबे हल्ला गुल्ला के धीरे 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 ब्लॉक स्तर के नेताओं को इन्होंने जोड़ने का काम किया और एक बड़ी मात्रा में पार्टी से कनेक्ट किया और इसी चुनाव में कनेक्ट किया। और सब लोगों ने उसको देखा, जो लोग भी राजनीतिक रूप से चीजों को देखते हैं या जानते हैं, वो लोग इस बात को जानेंगे। तो उनको तो इनाम मिल गया, दयाशंकर सिंह को इस बात का इनाम मिला। और इसी के साथ एक दिनेश प्रताप सिंह है जो सोनिया गांधी जी के बड़े खास हुआ करते थे रायबरेली से, उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। स्वतंत्र प्रभार भी आप एक तरीके समझ लीजिए कैबिनेट मंत्री की तरह ही होता है, किसी दूसरे मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होता उसमें। उनको भी बनाया गया, उनको भी वही इनाम दिया गया, क्योंकि अब भाजपा को आगे लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। और किसी नाम पे अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछिए। जी, स्पीकर पोस्ट के लिए भी कल से ये चल रहा था कि ब्राह्मण को बनाया जाएगा स्पीकर। मैं दीपक कुमार जी आपकी बातों से सहमत हूं कि जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि इलेक्शंस हैं एंड जातिवाद चाहे हमारी मीडिया ने फैलाया है, जिसने भी फैलाया है तो सही अभी भी फिलहाल, तो कुछ हद तक उनको अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। जी अविनाश सर, स्पीकर पोस्ट के लिए देखिए, स्पीकर पोस्ट के लिए ऐसा माना जाता है कि जिस नेता को रिटायर करना होता है उसको स्पीकर बना दिया जाता है। हालांकि बड़ा सम्मानित पोस्ट होता है। स्पीकर 403 के 403 विधायकों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन जो कहते हैं ना कि राजनीति में वो लाभ का पद नहीं होता है। मैं एक बड़ी फ्रैंक बात बता दूं आपके दर्शकों को। अभी दीपक जी ने कास्ट की बात की। मंत्री बनना, नेतागिरी करना या विधायक बनना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, सिर्फ अच्छा, वो लोग क्यों चाह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं? काम तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि विधायक की सैलरी अलग होती है और मंत्री की बहुत ज्यादा होती है, 10-20 करोड़ पाता है सैलरी। कहीं ना कहीं पावर, पैसा, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप मंत्री बनते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने मन की कर सकते हैं, बहुत सारे पावर आ जाते हैं आपके हाथ में। लेकिन आप एक सिंपल विधायक रहते हैं तो बहुत सारे पावर आपके हाथ में नहीं रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां कोई कंठी माला लेकर के साधुगिरी करने के लिए मंत्री बन रहा है। मंत्री बनेगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको डिलीवरेंस करना पड़ेगा। तो ये भी सच्चाई है कि जितने लोग मंत्री बने होंगे इसमें से हो सकता है 10-20% सेवा करने वाले लोग हों, मैं 20% मान लेता हूं। लेकिन बाकी जो जद्दोजहद चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि पावर, पैसा और ये सब सारी चीजें, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ठीक है, हाँ, ये है कि कोई बहुत ज्यादा कमाता है, कोई करप्शन करता है, काम नहीं करता, कोई ये है कि काम भी करता है, कुछ पा भी जाता है। तो ये भी एक सच्चाई है, इसको सबको स्वीकार करने में बहुत ज्यादा परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैं देख रहा था, फलाने जाति का नहीं बना, ढिकाने जाति का नहीं बना, ये जाति वाला नहीं बना, वो जाति वाला नहीं। अगर आप जाति के हिसाब से भी चीजों को लेंगे, देखिए गिरीश चंद यादव को बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यादव बिरादरी से आते हैं, वो जौनपुर के रहने वाले हैं, पहले भी वो राज्य मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। इस बार उनको कैबिनेट मंत्री प्रमोट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है।
ऐसा मतलब स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, कैबिनेट नहीं है लेकिन स्वतंत्र प्रभार भी कैबिनेट के बराबर ही माना जाता है। तो ये आप एकदम नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें नहीं। अतुल गर्ग को ड्रॉप किया गया और बहुत सारे मतलब बनिया बिरादरी से लोगों को बनाया गया, नितिन अग्रवाल हो गए हरदोई से, फिर कपिल देव अग्रवाल हो गए मुजफ्फरनगर से, फिर रविंद्र जायसवाल हो गए, फिर नंद कुमार नंदी हो गए, तो बनिया बिरादरी से भी बड़े मात्रा में मंत्री बनाए गए हैं। तो बनाया इसलिए गया है कि वोट प्रतिशत और कन्वर्जन कितना बढ़िया रहा। हो सकता है कि अगर 20 यादव विधायक होते भारतीय जनता पार्टी के पास, या जितने भाजपा ने टिकट दिए हैं सारे यादव जीत करके आते, तो हो सकता है कि भाजपा 2 या 3 मंत्री भी बना सकती थी। तो प्रतिनिधित्व भी तो देखने की बात है। एक मुस्लिम को बनाना ही बनाना था भाजपा को, तो भाजपा ने इस बार सोचिए किसी सवर्ण कास्ट के मुस्लिम्स को न बना करके पहली बार भाजपा ने पसबंदा मुसलमान को बनाया है मंत्री इस बार राज्य मंत्री। तो ये भी एक बड़ी चीज है। दानिश आजाद अंसारी है, एक पसबंदा समाज से आते हैं, मुसलमानों में दलित समाज से एक तरीके से आप मान करके चलिए, जो बहुत नीचे तबके के माने जाते हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है और उनके साथ भी बिहेवियर बड़ा खराब है अन्य मुसलमानों का। तो वहां से एक पार्टी के कार्यकर्ता रहे, संगठन के प्रदेश स्तर के मंत्री रहे अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनको इस बार मंत्री बनाया गया। पार्टी कहीं ना कहीं से उनको एमएलसी बना जी। तो कहने का मतलब है कि पार्टी ने सारी चीजों को एक और चौंकाने वाला नाम, बनारस से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया उस तरीके से जैसे बातें चल रही थी, जिनका नाम चल रहा था। वह अनिल राजभर को मंत्री बनाना था तो अनिल राजभर मंत्री बने। वहां से एक बनाया गया दयाशंकर मिश्र दयालु को, वो किसी भी सदन के नेता नहीं है, न विधानसभा के हैं न विधान परिषद के हैं। जी, एक क्वेश्चन है कि क्या यादवों का कोई भविष्य नहीं है बीजेपी में? क्यों नहीं भविष्य है? 3 यादव जीते, 1 मंत्री बना। जी। मैं इस पे भी, मैं बहुत अच्छा सवाल था, मैं इस पे 1 मिनट लूंगा। मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को भी सोचना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अगर होंगे तो उनका भी भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सुबह नहीं है। लेकिन नहीं कनेक्ट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां से उठा करके लाएगी, उनको प्रतिनिधित्व देगी? भाई आपको, भाई संजय यादव को आपने बलिया से, सिकंदरपुर से पिछली बार विधायक चुना था, इस बार हरा दिया। आपने हरिओम यादव तक को चुनाव हरा दिया। तो आप अगर इस तरीके से कास्टिज्म पे वोट अगर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा, तो प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो लोग दिखेंगे नहीं आपके। अदरवाइज पूरे भारत में एक बड़ी मात्रा में यादव भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, चाहे महाराष्ट्र चला जाइए, चाहे गुजरात चला जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे हरियाणा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों में प्रॉब्लम है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत होती है। अविनाश जी, एक नया जो एंगल है, अपर्णा यादव को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। अपर्णा यादव, बल्कि ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं, देखिए अपर्णा यादव को मंत्री बनाया जा सकता था 2024 को ध्यान में रखते हुए, लेकिन 2 बातें, 2 फैक्टर्स हैं। एकदम से आप आइए, ज्वाइन करिए, एकदम से आप मंत्री बन जाइए। हालांकि बनते हैं लोग, लेकिन वो भी एक गलत, एक गलत संदेश जाता है। अपर्णा यादव जी आई हैं, उनका बड़ा सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, खुद योगी आदित्यनाथ उनका सम्मान करते हैं, तो बाकी किसी और की बात नहीं रह जाती। और जाहिर सी बात है कि अमित शाह जी का उसमें, नरेंद्र मोदी जी का अगर उसमें हाथ नहीं रहेगा तो अपर्णा यादव पार्टी में नहीं आती। अपर्णा यादव संगठन में जाएं, उनको महिला मोर्चा जैसा पद है, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाए। महिला मोर्चा का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कोई बहुत पावरफुल अध्यक्ष नहीं है इस समय। महिला मोर्चा का उनको अध्यक्ष बनाया जाए और पूरे प्रदेश का भ्रमण करें, महिलाओं को जोड़ें और उनकी एक उपयोगिता हो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया सब कुछ, आज मंत्री नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ खत्म हो गया। आप सिंपल सी चीज सोचिए कि ब्रजेश पाठक आए, बसपा से मेहनत किए, पार्टी में रहे, मंत्री बने, विधायक बने, इस बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी ने सोचा था? केशव प्रसाद मौर्य की बात मैं कर दूं, 2012 से पहले केशव प्रसाद मौर्य, मात्र 10 साल में केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अपनी राजनीति में अपनी हैसियत से ज्यादा चीजें पाई हैं। 12 में वो व्यक्ति आते हैं, विधायक बनते हैं,
14 आते आते वो सांसद बन जाते हैं, 17 आते आते वो प्रदेश के अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस बार चुनाव हारने के बाद फिर वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भाई और भी तो पार्टी में लोग दरी बिछा रहे हैं, घिस रहे हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए, जवाब उनको भी तो देना पड़ेगा। और एक कॉम्बिनेशन में आप बैठते हैं तो ठीक है, कॉम्बिनेशन में नहीं बैठते हैं तो पार्टी को तो और भी लोग, जैसे अब बहुत सारे जिले के लोग नाराज हो गए कि मेरे जिले से मंत्री नहीं बनाया गया। अरे 60-64 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 75 जिले हैं, एक एक मंत्री एक एक जिले से भी बनाया जाएगा, तो भी तो संभव नहीं है कि हो पाए पूरा कोटा। जी। सो अविनाश जी, पर्दे के पीछे काफी राजनीति चली है, क्योंकि देखिए 10 मार्च को रिजल्ट आ गया था, आपने और मैंने सेलिब्रेट किया था। आज हो गई है जी जी 25, ये 15 दिन, इतना लंबा जी टाइम जी जनरली लेते नहीं है। बहुत लंबा टाइम लिया। पर्दे के पीछे काफी राजनीति चली है। कहते हैं कि मैं शब्द बाय शब्द यूज करूंगी जो मुझे खुद बीजेपी के 1-2 लोगों ने बताए हैं कि योगी जी बहुत ज्यादा असर्टिव ना बन जाए, बहुत ज्यादा एसर्ट ना करें, इसलिए पूरा बैलेंस बनाया जा रहा है। तो देखिए पर्दे एक के बात मैं पीछे बता की दूं, राजनीति पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए मैं तो लखनऊ में ही हूँ और चूंकि पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती है, सार्वजनिक तौर पे उसको कहना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जितने भी लोगों ने इस तरीके की बातें की थी ना, उनको वो मनगढ़ंत बात है, उनको पर्दे के पीछे की बात नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ पर्दे के पीछे की बात। किसी ने ध्यान नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव चल रहा है और 24 तक उसके पर्चा वापसी की तारीख थी। मंत्रालय और मंत्री के गठन की बात आती तो कम से कम 3 दिन 2 दिन उसमें खराब होते हैं और सारे नेता इधर आ जाते, तो समाजवादी पार्टी वाले पीट पीट के इनका पर्चा वापस करा लेते और ये जो एमएलसी में जीतना चाहते हैं ना, वो जीत नहीं पाते। लोगों को बेसिकली बेसिक ज्ञान नहीं है, लेट कर रहे हैं, लग रहा है कि इस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ भी उड़ा दीजिए, अफवाह उड़ाने में क्या है। पता था, पहले से निर्धारित था कि 24 तक पर्चा वापसी हो जाएगा, ठीक है। नेता, क्योंकि नेता भी तो बुलाने हैं, एमएलसी का चुनाव कौन लड़वा रहा है? ये चुनाव एमएलसी का ऐसा तो नहीं है कि यहां से विधायक चुन करके भेजेंगे। आपने देखा ना पूरे प्रदेश में भाजपा ने 9 निर्विरोध विधायक अपने बना लिए, एमएलसी बना लिए। क्यों एमएलसी बना लिए? क्योंकि क्षेत्र में उनके लोग टिके हुए थे। अभी यही मंत्रालय की बात चलने लगती, मंत्री बनने के चक्कर में, कुर्ता सिवाने के चक्कर में, सदरी सिवाने के चक्कर में सारे लखनऊ आके जुट जाते, सारे लखनऊ आके जुट जाते, तो फिर एक समस्या होती। दूसरी चीज है कि फिर एक बात उठने लगी कि योगी आदित्यनाथ को 3 बार दिल्ली पेश किया गया। क्या दिल्ली पेश किया गया? आपने किसी के मुंह से सुना कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है? क्या अमित शाह जी ने कभी कहा? क्या जेपी नड्डा जी ने कभी कहा? क्या खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा? जब एक बार डिक्लेयर हो गया भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वापस नहीं होता है। मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करके पार्टी दूसरे को बनाएगी? तो ये सब मनगढ़ंत कहानी थी। चूंकि एमएलसी चुनाव था और देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, 24 का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है पार्टी एक्सरसाइज करेगी। अखिलेश यादव की तरफ थोड़ी ना कहेगी ये तू फॉर्म भी धीरे से ले ले, और उससे भी कह देगी तू भी ले ले, और दोनों जाकर के वहां गुत्थम गुत्थी हो जाएंगे, मुझे टिकट मिला है, मुझे टिकट मिला है। स्ट्रक्चर बेस्ड पार्टी है तो मंत्रणा करती है, और किसी के पिताजी के घर की पार्टी थोड़ी ना है। दर्शकों को और जो एनालिस्ट लोग बनते हैं या जो लोग बताते हैं कि पार्टी के अंदर के हमको सारी खुफिया खबरें हैं, उनको 1-2-3 चीजें नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी किसी के पिताजी के घर की पार्टी नहीं है। आप देखती हैं आज के डेट में अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, चाहे नहीं रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, चाहे मुरली मनोहर जोशी, इनकी तिगड़ी चलती थी तो सबको लगता था कि सब कुछ यही रहेंगे। उनका कोई बेटा बेटी पुत्री कहीं कुछ है, कोई राजनीति में कहीं दिखाई दे रहा है? उनका कोई घर परिवार कोई नहीं। आज मोदी और अमित शाह जी मजबूत हैं, उनके इर्द गिर्द और बहुत सारे लोग मजबूत हैं, वो पार्टी चला रहे हैं। कल ये रिटायर होंगे, कल ये जाएंगे, कोई और चला। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटा अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश यादव के बेटा फलाने यादव बनेंगे, लालू प्रसाद यादव के बेटा है, वही पार्टी चल। देखिए नेपोटिज्म की बात जो पार्टी में होती है, ठीक है, कोई अभी आके बोलेगा पंकज सिंह नहीं है क्या उनके बेटा? पंकज सिंह क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में, बताइए ना आप। एक टिकट नहीं दे सकते हैं पंकज सिंह, खुद टिकट मिल गया लड़ लिए, इतने लोकप्रिय हैं पंकज सिंह, नोएडा में रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। मंत्री पद नसीब नहीं हुआ क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। और बताइए कितने लोगों को टिकट मिला है? आप प्रतीक भूषण
उनके बेटे हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं क्या? डिसाइडिव पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा है, इसलिए जहां डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा होती है वहां मंथन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे थोड़े नहीं कि मायावती जी उठाए पन्ना, हाँ जा तू मंत्री बन, हाँ तू मंत्री बन, हाँ तू मंत्री बन, अब बस बात खत्म, या अखिलेश यादव या इस तरीके की चीजें, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी पार्टी में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में, तो नो डाउट कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो किसी परिवार की एकदम एग्जैक्ट परिवार की पार्टियां हैं, वहां उतनी डेमोक्रेसी नहीं है जितना। अच्छा आप बताइए, जितना खींचातान कांग्रेस में पंजाब में हुआ, उतना खींचातान क्या किसी पार्टी में संभव है? नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जो है वो है, उसमें गलत है सही और मंत्रणा कर सकते हैं उसमें की चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको चुनाव लड़ना है और गंभीरता से लड़ते हैं। आपने देखा 10 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, यहाँ का प्रधानमंत्री जाके गुजरात में रैली करता है, बाकी सब लोग कह रहे हैं थकावट हो गई है यार, चलें अब आराम करें। तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। अविनाश जी, वुमेन मिनिस्टर्स कितनी रही हैं इस कैबिनेट में, क्योंकि इस पे किसी ने अभी क्वेश्चन तो किया। मैंने गिना नहीं, एक तो बेबी रानी मौर्य हो गई, और मुझको लगता है कि रजनी तिवारी हैं, प्रतिभा शुक्ला हैं, 3 तो ये हो गई। मुझको लगता है 4 हैं, 4 या 5। गुलाब देवी हैं 4, और हाँ या 4 हैं, 4 है कंप्लीट। 4 महिला मंत्री हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले में, अविनाश जी। विधायक नहीं, बहुत सारे विधायक बहुत सारी नहीं चुनी गई, जो चुनी भी गई उसमें डिलीवरेंस की एक प्रॉब्लम है, डिलीवरी नहीं कर पाएंगी। तो जैसे आप मान लीजिए कि 40% टिकट दिया, 40% टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने विमेंस को। आपको पता है 40% का मतलब होता है मैडम कम से कम 180 सीट। 180 सीट में से 183 में से 178 अपनी जमानत नहीं बचा पाई। ठीक, सच्चाई ये भी तो है ना इस समाज की, कि आप वोट देंगे तब तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। मान लीजिए भाजपा दे दे, भाजपा 100 महिलाओं को टिकट दे दे, पता चले जीत के ही नहीं आएंगे, जीत के नहीं आएंगे, सरकारी नहीं बनेंगे, रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही छोड़ दी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं आए आगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। और मैं आपको बता दूं कि जितनी महिलाओं को टिकट भी मिला है ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से 70% ऐसी है कि उनके पति के कारण मिला। बिल्कुल। तो ये अच्छा, ये चीजें हैं। जी अविनाश जी, ये जो पूरा कैबिनेट बना है, इसमें क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत ज्यादा क्राइम या वायलेंस के या करप्शन के चार्जेस हैं? इस तरीके की कोई है जो बहुत ज्यादा इस चीज देखिए देखिए राजनीतिक रूप से तो बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे धरना नहीं, प्रदर्शन मैं के केस, छोटे ये मोटे वो केस। एफआईआर वगैरह की बात नहीं करती हूँ। ये तो हाँ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है कि उठ के गए और एफआईआर कर दिए, बट कोई ऐसा है जिन पे संगीन आरोप हो या करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस हो? इनमें कोई नहीं। जैसे केशव प्रसाद, जैसे ब्रजेश मौर्य नीट एंड क्लीन है, सूर्य प्रताप शाही नीट एंड क्लीन है, सुरेश खन्ना तो एकदम गौ साधु आदमी है, स्वतंत्र देव सिंह भी ठीक है, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी ठीक है। थोड़ा नंद गोपाल नंदी के ऊपर है केसेज, और आप जितिन प्रसाद भी नीट एंड क्लियर हैं, भूपेंद्र चौधरी, राकेश सचान के ऊपर थोड़े बहुत केसेज हैं, आशीष पटेल नीट एंड क्लीन है, संजय निषाद नीट एंड क्लीन है, नितिन अग्रवाल नीट एंड क्लीन है, कपिल देव, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाबो देवी, गिरीश चंद्र यादव पे भी वही राजनीतिक रूप से ही 2-4 केसेज हैं। असीम अरुण है, अभी आईपीएस रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ नहीं है। जेपीएस राठौर पे 2-1 केस हैं, उन पे भी बहुत कुछ नहीं है। और मुझे इसमें इस पूरे मंत्रिमंडल में कोई बहुत जघन्य अपराधी टाइप का व्यक्ति नहीं लगता, एक भी नहीं, सिंगल नहीं, कि कोई बहुत बड़ा अपराधी टाइप का या इस तरीके का माफिया टाइप का व्यक्ति है। सब ठीक है। अजीत पाल त्यागी पे भी है थोड़ा बहुत केस, वहां पे रहे हैं जी। तो। अच्छा, अविनाश जी, ये जो जेपीएस राठौर जी और अरुण असीम जी, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने एक पोस्ट भी लिखी थी इनके ऊपर। देखिए, असीम अरुण को बनाने के पीछे 2-3 चीजें हैं। असीम अरुण एक तो दलित बिरादरी से आते हैं, और वो पहली बार शिवहरे जी को हरा करके वो जीते कन्नौज की। तो दूसरी चीज की
जब उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट बनाया गया, जैसे किसी जिले को जब पुलिस के हवाले पूरी तरीके से कर दिया जाता है, पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब लखनऊ, कानपुर और नोएडा को बनाया गया, तो लखनऊ का इनको प्रभार दिया गया, कमिश्नर बनाया गया वहां पे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनके संबंध बहुत अच्छे रहे नेताओं से भी। और ये ऑफ द कैमरा ये बोलते हैं कि मैं भाजपा की कार्य प्रणाली से और जो ओपनली काम करने की जो आजादी मिलती है, बहुत जी हजूरी है, बहुत नमस्ते दुआ सलाम नहीं करना पड़ता, उससे मैं बड़ा खुश था। तो मैंने सोचा कि कुछ न आकर के राजनीति ही किया जाए। अब तो मतलब मान लीजिए कि जितना करना है पुलिस में अपना कर चुके हैं, क्या करेंगे आगे जा करके, डीजी वीजी रैंक के अधिकारी बन जाएंगे, वहां पे कोई बहुत मतलब नहीं रह पाएगा। कमिश्नर के बाद बहुत अब कुछ आगे की पोस्ट में मुझको कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। तो टाइमली इन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन किया। और भाजपा ज्वाइन किए, मतलब आप ये सोच लीजिए कि कुल मिला करके 3 महीना नहीं हुआ होगा इनको भाजपा में आए हुए, और इनको रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिया। क्योंकि एक चीज क्या है कि ये पुलिस अधिकारी हैं, बढ़िया अधिकारी रहे हैं, दलित बिरादरी से भी आते हैं, तो एक बोल्ड स्टेप ले सकते हैं अगर आप देखा जाए। क्योंकि इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ को ऐसे काबिल लोग भी चाहिए जो एक्शन ले सकें। मंत्रालय जब मंत्री जब बैठे तो उनको पता हो कि पुलिस की प्रॉब्लम्स क्या है और पुलिस कैसे ट्रीट करे तो ठीक है। अब जैसे असीम अरुण को अगर इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है, गृह राज्य जैसी मंत्रालय, मुझको लगता है कि जैसे गृह राज्य जैसा मंत्रालय जो होता है, हालांकि यहाँ मंत्रालय वैसा नहीं है, अगर उसको बनाया जाए तो बड़ा बढ़िया इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि चूंकि ये रिस्पेक्टेड अधिकारी रहे हैं, सबसे अच्छी बड़ी बात ये है असीम अरुण के साथ। और जेपीएस राठौर का दूसरे हिसाब का बहुत चक्कर रहा है जेपीएस राठौर का, उनपे बहुत बात करने के लिए कुछ है नहीं इस तरीके की चीजें। लेकिन ठीक है, उनका एक मतलब भौकाली आदमी है, उसको कह सकते हैं आप, जेपीएस राठौर, और खूब दौरा वौरा करते हैं, बौद्धिक आदमी है, बुद्धि भी ठीक ठाक है उनकी, बातचीत भी ठीक ठाक है, तो उनको भी जी। इसका इनाम दिया अविनाश, गया। एक व्यूअर है जो लगातार लिटरली स्पैम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप जवाब दे दें। ओबीसी टीचर आरक्षण घोटाला। हाँ, आरक्षण घोटाला, ओके। अब उसको आरक्षण घोटाला मत कहिए, वो एक अधिकारियों की मिस्टेक थी। उसके बाद उसको सुधारते हुए उस पर एक अध्यादेश लाया गया कि 6800 लोगों को फिर से भर्ती किया जाएगा जो पिछड़े लोग हैं। लेकिन उसी के बाद आचार संहिता लग गई। हालांकि मैं ये जवाब दे रहा हूँ, इससे वो एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही बात जोतेंगे, मतलब जोतेंगे इन द सेंस में उनको अपनी बात कहनी है, हर जगह कहनी है, मतलब दूसरे की सुननी ही नहीं है, ना उसका लॉजिक सुनना है ना उसकी बातें सुननी है। तो हालांकि कोई फर्क नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये जो आरक्षण में विसंगतियां हुई थी पिछली बार कैलकुलेशंस में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा और उसपे बहुत सारे नेताओं ने इस चीज को करने के लिए कहा। चुनाव से पहले इसको सही भी किया गया और एक अध्यादेश लाया गया कि पुनः उनकी भर्ती होगी। तो उनकी जब जो विसंगति थी उस पर भर्ती की जब बात आई, तो उसके बाद जो सवर्ण विद्यार्थी थे, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी थे, उनमें भी हुआ कि ये गलत है, गलत है, गलत है। हालांकि गलत जैसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, कोई गड़बड़ी अगर हुई तो उसको सुधारने की प्रक्रिया में उस पर अनुप्रिया पटेल जी वगैरह और बहुत सारे लोगों ने उस पर वो भी दिया था, मिलकर के योगी जी से भी बात की थी, मोदी जी से भी बात की थी। तो वो मामला सुलझ गया है, कैबिनेट का गठन हो गया है। कैबिनेट के गठन के बाद जैसे ही ये चुनाव खत्म हो जाता है एमएलसी का, तो मुझको लगता है कि सरकार इस पे फिर से प्रक्रिया शुरू करके और इस चीज को पूरा कर देगी। अविनाश जी, आखिरी सवाल, और वो है कि लेकिन एक चीज है कि टीचरों ने, जितने भी 2005 के बाद के टीचर है ना, किसी ने भाजपा को वोट नहीं दिया। 2-4 राष्ट्रवादी टाइप के होंगे, दे दिया होगा। इन लोगों को सब कोल्ड पेंशन स्कीम चाहिए थी। लेकिन जनता ने कहा कि मास्टरों से ही देश नहीं चलता है, केवल इस देश में प्रदेश में मास्टर ही नहीं है। तो नैतिक अधिकार तो बहुत सारे टीचर्स खो दिए हैं। हालांकि ये स्टूडेंट्स हैं, ये अभी टीचर नहीं बने हैं, और मुझे लगता है कि इनके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उस पर न्याय होना चाहिए। जी। क्या कोई मुस्लिम मिनिस्टर बना है? टिकट तो दी? हाँ जी, बताया तो था मैंने कि एक मुस्लिम मिनिस्टर बनाया, एक पसमंदा मुसलमान को एक मिनिस्टर बनाया गया है। अच्छा, एक्चुअली पसमंदा को मैं थोड़ा अपना मानती हूँ ना, तो थोड़ा सा दिमाग उधर से हट गया। जी। हाँ नहीं, जो पसमंदा हैं वो पसमंदा एक मुसलमान को राज्य मंत्री बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, उनका नाम है दानिश आजाद अंसारी। ये
दानिश आजाद अंसारी जो हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब इनका बात विचार व्यवहार रहा है, तो इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। आप लिस्ट में 91वें नंबर पे देखेंगी तो इनका नाम है। जी। मैं पसमानदा एक मुसलमान जी। मैं पसमानदा मुसलमान इसलिए बता दे रहा हूं कि भाजपा ने इससे पहले मैक्सिमम शिया मुसलमानों को बनाया है, जो एक तरीके से अपर कास्ट में आते हैं। जी, पसमानदाज थोड़ा-सा फेवर में भी रहते हैं बीजेपी के। एक आखिरी सवाल और उसके जी बाद जी। हम चलते हैं। आज़म अखिलेश ओके क्योंकि व्यूअर हैं उन्होंने लिखा आज़म अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। आपका कमेंट? बहुत अच्छा फैसला है समाजवादी पार्टी के लिहाज से। आजम खां और अखिलेश यादव ने अगर इस्तीफा दिया है तो मुझको लगता है कि अगर आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं तो आप लोकसभा में दिल्ली में बैठ करके आराम करिए या लोकसभा की सीट को कबूल करिए और आइए और योगी आदित्यनाथ को एज ए विपक्ष की भूमिका में बढ़िया चुनौती दीजिए ताकि सरकार पे दबाव रहे और सरकार जनता का काम करे। अल्टीमेटली पब्लिक को इन द एंड ऑफ क्या चीज चाहिए? सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बहुत सारी इस तरीके की जो चीजें हैं वो चाहिए। और नहीं, उन्होंने अखिलेश कहा यादव था ना उन्होंने इस्तीफा अविनाश इसलिए भी दिया है क्योंकि वैसे तो उनकी अटेंडेंस है ही नहीं लोकसभा में। ना हाँ तो केवल विधानसभा में भी नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। विधानसभा में भी रही तो डाउट ही होगा मतलब क्या कह सकते हैं। मुझसे किसी समाजवादी मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ इस बात को, मुझको किसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने मुझको पूछा कि डॉक्टर साहब अब तो सब जो होना है हो गया, अब क्या करना चाहिए पार्टी को? मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए चाचा को और अखिलेश को विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए यहाँ पे। और इससे क्या होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य को आजमगढ़ से चुनाव लड़वा देना चाहिए। भाजपा को पसीने आ जाएंगे अगर ये कर देगी तो, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, मेरा आइडिया है। मैं धीरेन्द्र सर क्योंकि रास्ते में थे वो फंक्शन के लिए गए हुए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए योगी आदित्यनाथ जी की, और मैं कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। मैं एक्चुअली वो ढूंढ के निकाल रही थी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चीजें भेजी गई थी वहां से जहां पे स्वेरिंग इन हो रही थी। आज मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास ये मैसेज इंग्लिश में आया है। टुडे मून इन मूला नक्षत्र और केतु till 4:20 p.m. Then in Venus ruled by Purva Ashada Nakshatra. Both bring energy and support solving long-term issues and bring renewal energy of healing. Pashada on Friday and on Ashtami Tithi is very divinely connected to goddess Lakshmi and Sheetla Ma. ये योगी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी के डिटेल्स थे और कहा जाता है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में, इसीलिए टाइमिंग्स उसी तरीके से रखी गई थी सब कुछ कि वो उसी टाइम समय पर क्या बोलते हैं ओथ ले सके। तो बेसिकली वो खुद भी एक संत हैं और मैं एक बार फिर क्लियर बता दूं कि भारत की वो सबसे बड़ी पीठ है जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं और खुद योगी आदित्यनाथ एक बड़े जानकार और एक तरीके से कह जाए कि तंत्र साधना सिद्धि के एक बड़े तंत्र साधना और सिद्धि में वो सबसे सिद्ध पुरुष हैं भारत के। चूंकि वो किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं, वो ऐसे नहीं है कि लाओ आपकी कुंडली देख लें, आपका भाग्य बता दें या पूजा पाठ करवा दें, क्योंकि वो जो संत परंपरा की जो नाथ पीठ है वो दूसरे तरीके की पीठ है। यादवों के क्वेश्चंस पे एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि महंत योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं उस पीठ के सबसे ज्यादा फॉलोअर भारत में यादव बिरादरी के लोग हैं। उस पीठ का नाम है गोरक्ष पीठ। गौ रक्षा के लिए पीठ की स्थापना की गई थी और संत परंपरा के विपरीत वो सामाजिक सुधार और सामाजिक कार्यों के लिए उस पीठ की स्थापना की गई थी। 10 करोड़ फॉलोअर हैं, 50% प्लस फॉलोअर उसके यादव लोगों से आते हैं, क्योंकि गौ रक्षा ग्वाल और यादवों से जोड़ करके देखी जाती है और ये बड़े पशुपालक एक बार रहे हैं। तो अल्टीमेटली शिव आराधना और नाथ पंथ की वो पीठ है, तो शिव आराधना वहां जुड़ा हुआ है, शक्ति आराधना वहां जुड़ा हुई है, भगवान कृष्ण गौरक्षा और इस तरीके की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं बता रहा था दर्शकों को। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ पिछले 15 दिन में, हमने आपके साथ पूरा खोल जी 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 किया।
पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। धीरेन्द्र सर जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी में थे, उनको लगा था कि 3 से 4 के बीच में हो जाएगा, पर वो हो नहीं पाया। और अभी भी लखनऊ में किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स का जाम है, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन था और गाड़ियां सारी अटक गई हैं, तो वो जुड़ नहीं पाए हमसे। और मैं ओमकार भी एक सर, बार कोशिश किया था कि पास था मेरे पास, मैं सोचा कि मैं भी चलूं देखने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं निकला घर से तो मेरे यहाँ से स्टेडियम मुश्किल से 3-4 किलोमीटर है, यहाँ पे गोमती नगर में मैं रहता हूँ लखनऊ में। तो मैं जैसे मैं गाड़ियों की भीड़ देखे, मैं कोई मतलब नहीं है, बढ़िया टीवी पे दिखाई देगा। जी, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है। फंक्शन था, इसलिए धीरेन्द्र सर जुड़ नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कंफर्म किया जब हम मिड सेशन में थे। तो आपसे जुड़े रहेंगे और लेटेस्ट बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स में क्या-क्या होता है हम लोग लेकर आते रहेंगे। अविनाश जी, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्लीज सभी को बहुत अविनाश बहुत जी के धन्यवाद। चैनल को भी सपोर्ट करें, जिसका नाम है की फैक्ट। और बहुत अच्छा और बहुत छोटा विश्लेषण करते हैं, मतलब एक-एक पॉइंट उठाकर, मतलब हमारी तरह थोड़ा-सा लंबा एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।